मानव जीनोम परियोजना हम लोगों को पढ़ना था, ठीक है ना। HGP, HGP किसको बोलेंगे बताएं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए हम लोग बताया जा रहा है ना कि डीएनए में मिलने वाले क्षारों का अनुक्रम किसी भी जीव रासायनिक सूचना का, जीव आनुवांशिक सूचना का निर्धारण करता है। हम लोगों के अंदर बेस पेयर है, इतना बात तो हम लोग समझते हैं। मानव जीनोम परियोजना पढ़ने से पहले हम लोग एक फ़ोटो देखते हैं, और उस फोटो को देखने के बाद जो है हम लोगों को ये और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोगों को समझाया गया है मानव जीनोम परियोजना का निरूपक आरेख, समझ में आया ना। तो ये निरूपक आरेख जो है हम लोगों को क्या बता रहा है? कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, समझ में आ रहा है ना, तो उस व्यक्ति का निर्माण जो है वो किन से मिलके हुआ है? कोशिकाओं से, समझ में आ रहा है ना, कोशिकाओं से मिलके हुआ है। किसी भी व्यक्ति का निर्माण किससे हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर। कोशिकाओं के अंदर जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक, केंद्रक होता है ना, और केंद्रक के भीतर होता है केंद्रकीय पदार्थ। क्या होता है? केंद्रकीय पदार्थ, और केंद्रकीय पदार्थ डीएनए है, ठीक है ना। वो डीएनए जो है किसके रूप में मिलता है? गुणसूत्र के रूप में मिलता है, और यही गुणसूत्र जो है बने हैं किससे? डीएनए से, और डीएनए पर पाए जाते हैं क्षार युग्म, ये बात हम लोग जानते हैं, समझ में आया ना। जैसे देखें TGTAC, ठीक है ना, तो यही TGTAC इसको पढ़ के और कंप्यूटर में स्टोर करना, टाइप करके उसको कंप्यूटर में जमा करना, इस सूचना को जमा करना क्या कहलाता है? मानव जीनोम परियोजना। समझ में आ रहा है ना। जितने भी इस दुनिया में व्यक्ति हैं सभी की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के अंदर जो डीएनए हैं उनके क्षार युग्मों का क्रम जो है क्या करना? निर्धारित करना, और उससे प्राप्त सूचनाओं को कंप्यूटर में एकत्रित करना क्या कहलाता है? मानव जीनोम परियोजना कहलाता है। तो एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या मानव जीनोम परियोजना में खाली मनुष्यों के ही डीएनए का अध्ययन किया गया या किसी और का भी किया गया? अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो लगभग सारे जीवों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जा चुका है, ठीक है ना। इस परियोजना के तहत मनुष्यों के अलावे जो अमानवीय रूप हैं, अमानवीय रूपों का भी अध्ययन किया गया है, ठीक है ना। जीवाणु का, पौधे का, सूत्रकृमि का, ठीक है ना, बहुत सारे जीवों का अध्ययन किया गया है, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का मानव जीनोम परियोजना। समझ में आया कि नहीं? मानव जीनोम परियोजना बताएं। अब आगे हम लोग देखें मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत जो है कब हुई थी, ये हम लोगों को देखना है। तो मानव जीनोम परियोजना शुरू हुआ था 1990 में। कब शुरू हुआ था बताएं? 1990 में जो है मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत हुई थी। समझ में आया ना। मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1990 में। मानव जीनोम परियोजना को हम लोग महापरियोजना कहते हैं, मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। और ये मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं बताएं? यहाँ 2 पॉइंट है इम्पॉर्टेंट याद रखने वाला, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। दूसरा पॉइंट ये है कि इसको मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। मेगा प्रोजेक्ट कहे जाने के पीछे बहुत सारे वजह हैं। बहुत सारे वजहों में से एक वजह ये भी है कि यहाँ पे अध्ययन करना होता है लगभग हमारे शरीर में पाए जाने वाले 3 × 10 के पावर कितना? 9 क्षार युग्मों का। तो इतने ज़्यादा क्षार युग्मों का अध्ययन करना है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा प्रोजेक्ट, महापरियोजना कहते हैं। दूसरी चीज़, एक और ख़ास वजह ये भी है कि महापरियोजना कहलाने के लिए, समझ में आया ना, जरूरी है। ये देखें इसमें खर्च कितना का लगता है बताएं? $3 कितना खर्च लगता है? हाँ, एक क्षार युग्म को पढ़ने में कितना का खर्चा आता है? $3, लगभग 240 भारतीय रुपये के बराबर होगा ये। तो एक मनुष्य में इतने ज़्यादा क्षार युग्म पाए जाते हैं, इतने ज़्यादा क्षार युग्मों को पढ़ने में बहुत सारे पैसे लगेंगे, ठीक है ना। टोटल पैसा जो है लगभग कितना हो जाएगा? 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। समझ में आया ना। तो 9 बिलियन, मिलियन भी नहीं, बिलियन अमेरिकी डॉलर जिस परियोजना पे खर्च हो वो छोटी मोटी परियोजना होगी? बिल्कुल नहीं, महापरियोजना होगी, ठीक है ना। तो ये एक पहला वजह था कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। दूसरा जो है वजह क्या था महापरियोजना कहे जाने के पीछे बताएं? बिल्कुल, इससे जो प्राप्त सूचनाएं थी
उस सूचनाओं को संग्रहित करने की बारी आई। तो सोचा गया कि भाई कहाँ संग्रहित किया जाए। तो देखा गया कि अगर हम लोग किताब में लिखते हैं, मानव जीनोम परियोजना के तहत जो भी हमारे अंदर डीएनए है उनके 4 युग्मों का अनुक्रम लिखा जा रहा है, तो लिखने के लिए ये चीज़ देखना है कि अगर हम लोग किताब का प्रयोग करते हैं और प्रत्येक किताब में कितने पन्ने हों, 1000 पन्ने हों, और हर एक देखें हम लोग 1000 पन्ने हों और हर एक पन्ने पे कितना अक्षर लिख रहे हैं हम लोग, 1000 अक्षर लिख रहे हैं। तो 1000 अक्षर लिखा जाए और 1000 पन्नों की किताब हो, तब भी पूरे आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए कितने किताबों की ज़रूरत है? 3300 किताबों की ज़रूरत है। 3300 किताब एक आदमी में लग जाएंगे, समझ में आ रहा है ना? एक आदमी के लिए 3300 किताब, समझ रहे हैं ये कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एक जो है 400-500 पेज का किताब मिल जाता है तो हम लोग कहते हैं कितना भारी किताब है कि नहीं? हमारा बायोलॉजी का बुक जो है खुद कितना का है, कितना पेज का है बताएं? 500। कितना पेज का है? 400 के आसपास में है, समझ में आया ना? तो 400 पन्नों की बायोलॉजी की किताब हम लोगों को पढ़ने में कितना जो है मुश्किल होता है, ठीक है? ये 1000 पन्नों की किताब है और वो भी 3300, 1-2 नहीं, 3300 किताबें। लिखना तो चले मान के चलते हैं आसान है, लिखना जो है आसान है, सपोज दैट, ठीक है ना? खूब मेहनत करके हम लोग लिख दिए, लेकिन सारे मनुष्यों के लिए लिखना है, जितने मनुष्य धरती पर हैं, ये काम कठिन है। उसके बाद उससे भी कठिन काम है उसमें से एक जीन को ढूंढना, समझ में आ रहा है ना? एक मनुष्य में अगर किसी एक जीन को हम लोग ढूंढना चाहते हैं, क्या वो किताब ढूंढना पड़ेगा? 3300 किताब ढूंढना पड़ेगा। 3300 किताब लिख के फिर दोबारा उसको सर्च करना आसान काम है? ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इसको जो है महापरियोजना कहा जाता है। लेकिन इसको आसान बनाने के लिए अभी हम लोगों ने फिगर में देखा था, किसका सहारा लिया गया? कंप्यूटर का सहारा लिया गया। और ये चीज़ लाने में जो है ना, एक वैज्ञानिक का हाथ था, नाम था उनका क्या चीज़ बताएं? फ्रेडरिक सैंगर। क्या नाम था? फ्रेडरिक सैंगर। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम लोगों ने कितने फ्रेडरिक पढ़े? 3, ठीक है? बिल्कुल। सबसे पहले आए थे हमारे 1869 में फ्रेडरिक मीशर। फ्रेडरिक मीशर जिन्होंने न्यूक्लियन की खोज की। दूसरे नंबर पे आए सन 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ। और तीसरे नंबर पे ये आ गए फ्रेडरिक सैंगर। समझ में आया ना? इन्होंने जैव सूचना विज्ञान, ये देखें हम लोग, जैव सूचना विज्ञान, बायो इन्फॉर्मेटिक्स को डेवलप करवाया। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए हम लोग इनका नाम जानते हैं। किनका नाम जुड़ा हुआ है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए? फ्रेडरिक सैंगर का नाम जुड़ा हुआ है। तो चले अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है वो है HGP के लक्ष्य। मानव जीनोम परियोजना के क्या चीज़? लक्ष्य। तो चलते हैं हम लोग मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्यों को पढ़ने। 5 लक्ष्य हैं कुल, ठीक है? ध्यान से देखेंगे। पहला लक्ष्य था कि हमारे डीएनए में मिलने वाले कितने जीन बताएं? 20,000 से 25,000 जीनों के बारे में पता लगाना, ये पहला लक्ष्य था। HGP का पहला लक्ष्य था क्या चीज़? हमारे डीएनए में जो 20 से 25,000 जीन पाए जाते हैं उन जीनों की जानकारी प्राप्त कर लेना। दूसरा लक्ष्य देखें हम लोग, हमारे डीएनए को बनाने वाले कितने बिलियन? 3 बिलियन क्षार युग्मों के अनुक्रम को निर्धारित कर लेना, ठीक है ना? 3 बिलियन जो क्षार युग्म है उसमें कितने नंबर पे कौन सा क्षार युग्म आता है, कौन उसके बाद आता है, उसके आगे कौन आएगा, इस सब को क्लियर कर लेना। ये इस योजना का दूसरा लक्ष्य था। तीसरा लक्ष्य देखें, जो भी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं उन जानकारियों को किसके रूप में बताएं? आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। किसके रूप में स्टोर करना? आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। समझ में आया ना? आंकड़ों के रूप में इकट्ठा करना, ये इस योजना का लक्ष्य था, ठीक है? चौथा नंबर हम लोग देखें, आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई नई तकनीक का सुधार करना। कोई भी काम हम लोग करते हैं तो देखते हैं उसमें रिसर्च तो हम लोग लाएंगे ही लाएंगे, बिल्कुल। तो मानव जीनोम परियोजना को भी करने के लिए रिसर्च करना, नई नई टेक्निक्स का डेवलपमेंट करना है। जैसे अभी हम लोग देखें कि किताबों में लिखा जाना था, लेकिन किताबों में नहीं लिखा गया, किस में लिखा गया? कंप्यूटर में स्टोर किया गया। तो इसको हम लोग कहेंगे तकनीक का सुधार करना। उसके बाद इस परियोजना से अगर कोई नैतिक मुद्दे उठते हैं
तो उन पर विचार करना। कोई कानूनी मुद्दा उठता है, ठीक है ना, उस पर भी विचार करना। और कोई सामाजिक मुद्दा अगर उठता है तो उस मुद्दे पर भी विचार करना है। ये नहीं कि उसको इग्नोर करना है, नहीं, इग्नोर नहीं करना है, उस पर विचार करना है, ठीक है ना। और इसमें देखें, ये जो हम लोगों को नाम लिखा गया है, इसका शॉर्टकट नेम यहाँ लिखा गया है, क्या चीज़, ELSI। ELSI का फुल फॉर्म क्या होगा? E फॉर एथिकल, ठीक है, L फॉर लीगल, S फॉर सोशल, ठीक है, I फॉर इश्यूज। समझ में आ रहा है ना? ELSI हो गया एथिकल, लीगल, सोशल, इश्यूज। समझ में आ रहा है ना? नैतिक, कानूनी, सामाजिक मुद्दे, ठीक है, इन सब पर विचार करना, ठीक है ना। ये नहीं कि इनको टॉलरेट करना, टॉलरेट नहीं करना है। तो ये 5 जो है लक्ष्य बताए जाते हैं, किसके? मानव जीनोम परियोजना के। लक्ष्यों को हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना, लक्ष्यों को याद कर लेंगे। अब चले आते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग जानने के लिए। देखें, ये परियोजना जो थी कितने वर्षों की थी बताएं? 13 वर्षों की, इसलिए भी इसको महापरियोजना कहते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना? 13 साल अगर कोई परियोजना चलती है, 13 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है, तो इतने समय के प्रोजेक्ट को हम लोग मेगा प्रोजेक्ट ही कहेंगे। लेकिन 13 साल तक जो है पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। तो पैसे जो है देने का काम, यानी इसको सहयोग प्राप्त कराने का काम, वो किसने किया बताएं? सहयोग प्राप्त कराने का काम अमेरिका ने किया। बंद कर दो फिर। सहयोग प्राप्त कराने का काम किसने किया था? अमेरिका की 2 संस्थानों ने, ठीक है ना। एक था कौन बताएं? एक था अमेरिकी ऊर्जा विभाग, इसका नाम याद रखेंगे, ठीक है ना, US डिपार्टमेंट ऑफ क्या चीज़? एनर्जी। और एक था राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या चीज़? हेल्थ। तो इनसे जो है हेल्प मिला था, ठीक है ना, इस परियोजना के लिए। समझ में आया ना? कई वर्षों तक जो है एक ही ट्रस्ट काम करते रहा। कौन सा ट्रस्ट बताएं? वेलकम ट्रस्ट। कौन सा ट्रस्ट? वेलकम ट्रस्ट, ठीक है ना। वेलकम ट्रस्ट ने मानव जीनोम परियोजना के लिए काम किया शुरुआत के समय में। लेकिन उसके बाद में देखें और भी देश जुड़ते गए, जापान जुड़ गया, फ्रांस जुड़ गया, जर्मनी, चीन और भी अन्य देश जुड़े थे, ठीक है ना। तो इनका नाम हम लोग याद रखेंगे। ये योजना जब 1990 में शुरू हुई और 13 वर्षों की थी, कब ख़त्म हो जानी थी बताएं? तो हम लोग यही बताते हैं कि ये परियोजना जो है 2003 में पूरी हो गई। भले एक क्रोमोसोम को पढ़ने में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग गया। कौन सा क्रोमोसोम? क्रोमोसोम नंबर 1, गुणसूत्र संख्या 1 को पढ़ने में समय लग गया और थोड़ा 3 साल। तो 2006 तक, मई 2006 में ये परियोजना पूरी हुई थी। कब पूरी हुई थी? मई 2006 में, ठीक है ना। अब इसके बाद देखें हम लोग, मतलब मानवीय रूपों के अलावे, पहले ही हमने बताया कि मानवीय रूपों के अलावे जितने अमानवीय जीव थे, अमानवीय जीव, उनके भी DNA का अध्ययन किया गया। अमानवीय जीवों में कौन कौन आते हैं बताएं हम लोग जरा? जीवाणु आता है। जीवाणु के बाद किसका किया गया? ईस्ट का। उसके बाद किया गया कोएनोर हेप्टाइटिस एलिगेंस। कोएनोर हेप्टाइटिस एलिगेंस जो कि एक क्या है? सूत्रकृमि है, नेमाटोड है ये। समझ में आया ना? क्या है ये? नेमाटोड। एक और उसके बाद किया गया किसका? ड्रोसोफिला का। ड्रोसोफिला काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, हम लोग जानते हैं, TH मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में यूज़ हुई थी। और उसके बाद बारी आई पौधों की। पौधों में जो है पहले धान हो गया, ठीक है ना, और एक और एराबिडोप्सिस हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जो है मतलब लिस्ट में थे। किसके लिस्ट में? मानव जीनोम परियोजना के, ठीक है ना। इसके बाद देखें हम लोग कि इस कार्य प्रणाली को करने के लिए, ठीक है ना, मानव जीनोम परियोजना के लिए कितने तरीकों का उपयोग किया गया। तो ये 2 तरीकों का नाम याद रखेंगे केवल, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। EST, पहला कौन है बताएं? EST है। और दूसरा कौन है बताएं? SA मतलब सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन यानी अनुक्रम टिप्पण। क्या होता है? अनुक्रम टिप्पण होता है। व्यक्त अनुक्रम घुंडी, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ये हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग हो गया
अनुक्रम टिप्पण हो गया या सीक्वेंस एनोटेशन, ये दो जो है क्या है बताएं हम लोग, दो महत्वपूर्ण विधियां हैं। समझ में आया ना, दो महत्वपूर्ण तरीके हैं किसको करने के, मानव जीनोम परियोजना को करने के, ठीक है ना। इसके बाद देखें हम लोग दो और चीज़ों का नाम याद रखें। आतिथेय होस्ट के रूप में किनका डीएनए लिया गया था, तो होस्ट के रूप में एक डीएनए लिया गया था किसका, बीएसी का, और एक डीएनए लिया गया था कौन सा, वाईएसी का। बीएसी का फुल फॉर्म क्या होगा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है ना, जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र, और दूसरा वाईएसी का फुल फॉर्म ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है ना, ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र। तो इस तरह से दो चीज़ों का प्रयोग किया गया, किसके रूप में, आतिथेय के रूप में, होस्ट के रूप में यूज़ किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद देखें हम लोग अगली चीज़ों पे ध्यान देते हैं हम लोग। अगली चीज़ें कौन कौन सी हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ से उन पे हम लोग फोकस ज़्यादा करेंगे, ठीक है। देखें हम लोग ये परियोजना समाप्त हुई कब बताएं, मई 2006 में। 2003 में तो ऐसे समाप्त हो गई थी, लेकिन मई 2006 में जो है गुणसूत्र संख्या 1 का पूरा हुआ क्या चीज़, हाँ जो भी अध्ययन था इसका सीक्वेंसिंग था वो पूरा हुआ था कब, मई 2006 में, ठीक है ना। और ये मानव के 24 गुणसूत्रों में से सबसे लास्ट में इसी का स्टडी किया गया, किसका, गुणसूत्र संख्या 1 का, ठीक है। मानव में 24 गुणसूत्र ये कैसे दिया गया है, इसको एक्सप्लेन करना हो हम लोग कैसे करेंगे बताएं। 22 जो है वो क्या हो जाएंगे, दैहिक गुणसूत्र, और 3 हो जाएंगे कौन, लिंग गुणसूत्र। 3 लिंग गुणसूत्र कैसे दिया है, 2 होते हैं मादाओं में XX और नर में होता है क्या चीज़, XY। तो X का दोबारा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। और उसमें भी देखें मादाओं में जो XX होता है, तो मादाओं में XX का हम लोग 2 बार स्टडी नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे। समझ में आया ना, कितना बार स्टडी करेंगे, एक ही बार करेंगे। और फिर इसके बाद देखें नर में है XY, तो इसमें भी X का नहीं करेंगे, अब Y का करेंगे। तो इस प्रकार से कितना गुणसूत्र यहाँ स्टडी करना है, 1 और 1 2, टोटल कितना गुणसूत्र पढ़ना है, 2 गुणसूत्र पढ़ना है। और 22 होता है कौन, दैहिक गुणसूत्र। तो 22 और 2 कितना हो गया, 24। तो यही 24 गुणसूत्रों का अध्ययन किया गया। ये बात याद रखेंगे कि मानव जीनोम परियोजना में कितने गुणसूत्रों का अध्ययन किया गया था। तो बहुत सारे लोग इसमें बता देते हैं 46, क्योंकि 46 गुणसूत्र होते हैं। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि 23, मनुष्यों में 23 ही गुणसूत्र होते हैं उनके युग्मकों में, लेकिन 23 नहीं बताना है, ना ही 46 बताना है। कितना बताना है, 24 बताना है। और ये 24 कैसे है समझ पाए कि नहीं हम लोग, 22 होंगे कौन, दैहिक गुणसूत्र, और 2 लिंग गुणसूत्र, एक X हो गया और एक कौन हो गया, Y हो गया। समझ में आया ना, बस ये चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। चले मानव जीनोम परियोजना की मुख्य विशेषताओं को देखते हैं हम लोग। मानव जीनोम परियोजना की क्या मुख्य विशेषताएं, तो मुख्य विशेषताओं में से भी सवाल आता है, इसको भी हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। मुख्य विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता कि मानव के जीनोम में कितने करोड़ क्षार युग्म मिलते हैं बताएं, 3164.7 करोड़। समझ में आया ना, 3164.7 करोड़ क्षार युग्म मिलते हैं मनुष्य के जीनोम में। ये पहली विशेषता थी, ठीक है। दूसरी विशेषता देखें, हमारे मतलब शरीर में करीब करीब ये देखें औसतन प्रत्येक जीन में 3000 क्षार युग्म है। 3000 क्या है, क्षार युग्म स्थित है। एक जीन में कितना क्षार युग्म, 3000। समझ में आया ना। और सबसे बड़ा जीन मानव शरीर में, ये तो हम लोग याद ही रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है एकदम, ठीक है ना। सबसे बड़ा जीन कौन सा है बताएं, डिस्ट्रोफिन जीन, जिसमें कितने क्षार युग्म मिलते हैं, 2.4 करोड़ क्षार युग्म मिलते हैं, ठीक है ना। कितने जीन हैं, 2.4 करोड़ क्षार मिलते हैं। कौन से जीन में, डिस्ट्रोफिन जीन। मनुष्य का सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन जीन। मनुष्य के शरीर में जीनों की संख्या कितनी है, 30,000। ये देखें हमारे शरीर में 30,000 जीन है, लेकिन एक जीन में कितना क्षार युग्म है, 3000। तो ये 30,000 और 3000 में अंतर याद रखेंगे। 30,000 किसके लिए है, 3000 किसके लिए है।
ये 3000 जो है क्षार युग्म है एक जीन में, और हमारे शरीर में जीनों की संख्या कितनी है? 30,000 जीन का पता चला। और पहले अनुमान लगाया गया था कि 80,000 से 1,40,000 मिलेगा। समझ में है ना? हाँ, 80,000 से 1,40,000 तक मिल सकता है। क्या मिल सकता है? जीन। ये अनुमान लगाया गया था। हाँ, 140,000 बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो काफ़ी कम लिखा है इसलिए क्योंकि अनुमान लगाया गया था कि 80,000 से 140,000 तक जो है मिलेगा जीन। अब मिला कितना? 30,000, इसीलिए लिखा है काफ़ी कम है। और हम सभी लोगों में, याद रखें हम लोग, सबसे बड़ी बात, हम सभी लोगों में कितना जीन समान है? 99.9% हम लोगों का डीएनए एक समान है। 99.9% डीएनए हम सभी का क्या है? एक जैसा है। ठीक है ना, एक जैसा डीएनए है। अब इसके बाद देखिए, खोजी गई 50% से अधिक जीन के बारे में जानकारी प्राप्त है। ठीक है ना, अभी तक जितने जीनों की जानकारी मिली है उसमें से 50% ऐसे जीन हैं जिनकी जानकारी हमको प्राप्त है। ठीक है, 2% से कम जीनोम प्रोटीन का क्या करते हैं बताएं? कूट लेखन करते हैं। 2% से कम जीनोम प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। ठीक है, कूट लेखन माने कोडिंग, कल नहीं पढ़े थे, ट्रांसलेशन। एक और देखें, मानव जीनोम का एक बहुत बड़ा भाग किससे बना है बताएं? पुनरावृत्ति अनुक्रम द्वारा। पुनरावृत्ति अनुक्रम द्वारा बना है। और ये क्या है पुनरावृत्ति अनुक्रम? रिपीटेड सीक्वेंस, बार बार एक ही बेस पेयर रिपीट होगा। तो रिपीटेड सीक्वेंस जो है वो हमारे डीएनए में मिलते हैं, और बहुत बड़ा भाग मिलता है रिपीटेड सीक्वेंस का। कई बार जो है ये मिलता है हम लोगों को 100 से कितना बार? 1000 बार। 1000 बार जो है इनकी पुनरावृत्ति होती है। समझ में आ रहा है ना? हालांकि कूट लेखन में इनका कोई कार्य नहीं होता है। कोडिंग में ये जो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं इनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है मुख्य विशेषताएं किसकी? मानव जीनोम परियोजना की। ठीक है, चलें अगला देखें हम लोग। अगला जो है टॉपिक दिया हुआ है, अगला पॉइंट क्या क्या बताएं? गुणसूत्र संख्या 1 में, गुणसूत्र संख्या 1 में सबसे अधिक जीन पाए जाते हैं। कितने जीन? 2968। किस में? गुणसूत्र संख्या 1 में। और गुणसूत्र संख्या y में मात्र कितना जीन है? 231। मात्र कितना जीन है? 231। गुणसूत्र y पे सबसे कम जीन और गुणसूत्र 1 पे सबसे ज़्यादा जीन, 2900 कितना? 68। इसके बाद देखें, वैज्ञानिकों ने लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर SNPs का खोज किया था। SNPs क्या होते हैं? एकहरा क्षार। एकहरा क्षार मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका क्या उच्चारण करते हैं बताएं? स्निप्स। क्या लिखा है? स्निप्स। ठीक है ना, स्निप्स नहीं, स्निप्स। क्या पढ़ेंगे इसको? स्निप्स। SNPs, स्निप्स कहेंगे इसको। SNPs, ये एस जो है इसको प्लूरल बनाने के लिए किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है हम लोगों को। ठीक है ना, तो ये था हम लोगों का मानव जीनोम परियोजना। चलते हैं इसके बाद अगला टॉपिक देखने। अगला टॉपिक जो है क्या आएगा? अगला टॉपिक जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग देख लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी जानते हैं हम लोग, जो ये मानव जीनोम परियोजना के बाद ही शुरू हुआ था। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? कौन बताएंगे? इसकी खोज कब हुई थी? 1986 में। नाम क्या था उस वैज्ञानिक का? सर एलेक्स जेफरी। समझ में आया ना? सर एलेक्स जेफरी के द्वारा किसकी खोज हुई थी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज हुई थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है? एक आदमी का डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं हम लोग। ठीक है ना, और डीएनए सीक्वेंसिंग करने के बाद जो है अब उसका चेक किया जाता है। किस में बताएं?
ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है क्या है, ये उतना ज़्यादा सवाल नहीं आता है जितना ज़्यादा इसका महत्व पूछा जाता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का क्या महत्व है, तो वो महत्व हम लोगों को सबसे पहले जान लेना चाहिए, ठीक है ना। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का महत्व क्या क्या है बताएं। आपराधिक मामलों में अपराधी को पकड़ने हेतु, समझ में आया ना। खोए हुए बच्चों के माता पिता का पता लगाने हेतु, जुड़वा बच्चों का सही जांच करने हेतु, समझ में आया ना। मान के चले किसी जनक के 2 बेटे हैं, मूवीज़ में हम लोग देखते हैं अक्सर दिखाया जाता है। बचपन में क्या होता है कि एक बिछड़ गया, एक मम्मी पापा के साथ रह गया, अब बड़ा होके एक ही बार मिल रहा है। हाँ, जुड़वा बच्चों की सही जानकारी प्राप्त करने में, ठीक है ना। और जहाँ भी मतलब बच्चों के बीच और जनक के बीच क्या होता है, विवाद होता है, समझ में आया ना। जैसे मान के चले पिताजी बहुत अमीर हैं और उनके बेटे जो है, हाँ, इंटरटेनमेंट जैसी हाल हो जाए, समझ में आया ना। तो उस कंडीशन में जो है सही बच्चे की जांच करने में भी जो है किसका प्रयोग किया जाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। आराम से जाओ, आराम से, भूकंप ला दे रहा है जी एकदम। देखें हम लोग, तो ये हो गया हम लोगों का क्या चीज़ बताएं, मानव डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम लोग एक बात और याद रखें कि हम सभी का कितना डीएनए समान होता है, 99.9%, और इसका कोई यूज़ नहीं होता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में इसका यूज़ नहीं होता है। किसका यूज़ होता है, 0.1% का, उसी से पता लगा लेते हैं, ठीक है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करने के लिए हम लोगों को कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है इनकी, ठीक है ना। किन की ज़रूरत पड़ जाती है, पुनरावृत्ति डीएनए की, रिपीटेड सीक्वेंस। ये बार बार रिपीट हुए डीएनए के अनुक्रम होते हैं, समझ में आ रहा है ना। और बताया जा रहा है ना कि इस पुनरावृत्ति डीएनए को जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए जो शिखर बनाते हैं, ठीक है ना, उस शिखर में जो है हम लोगों को अनुषंगी डीएनए का एक भाग मिलेगा, और इस अनुषंगी डीएनए को हम लोग कह लेते हैं क्या चीज़, सैटेलाइट डीएनए। इसी सैटेलाइट डीएनए का उपयोग होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। कोई बताएंगे सैटेलाइट डीएनए कितने तरह का होता है, कौन कौन। माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट और क्या, मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट की पहचान कैसे करते हैं, माइक्रो सैटेलाइट में 1 से लेके 9 तक क्षार युग्म होते हैं। 1 से नहीं, उसमें 2-3 से बताते हैं हम लोग, क्योंकि रिपीट होने वाला सीक्वेंस है ये। और 10 से लेके 60 तक क्षार युग्म होगा, उसको क्या कहेंगे, मिनी सैटेलाइट। सवाल है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग अगर हम लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है किसका सैंपल लेंगे हम लोग, जो कोशिका लेंगे वो किसका सैंपल होगा। तो सैंपल हो सकता है वो किसका किसका बताएं, खून का, बाल पुटक का, त्वचा का, हड्डी का, लार का, या शुक्राणु का। समझ में आ रहा है ना, इन सब का सैंपल हो सकता है। क्राइम सीन से हम लोग देखते हैं ना, कहीं भी क्राइम होता है, पुलिस जब पहुंचेगी सबसे पहले उस एरिया को क्या करती है, बैरिकेड करती है, समझ में आया ना। उस एरिया को जो है सील कर देती है क्राइम सीन लिख के, ताकि वहाँ कोई जाए ना, सबूत मिटे ना, समझ में आ रहा है ना। तो सबूत बचाने के चक्कर में ऐसा किया जाता है, और वो सबूत इसमें से किसी का भी हो सकता है। मान के चले खूनी जो है वो मारने से पहले, हत्या करने से पहले जो है झड़प किया होगा, हो सकता है उस झड़प में उसका कोई बाल टूट के गिर गया हो, नाखून गिर गया हो, त्वचा जो है वो कट के गिर गई हो, समझ में आया ना। तो इसी सब का सैंपल जो है वो ढूंढा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग एक और चीज़, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। और इसके बाद अब हम लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किया जाता है। ये देखें हम लोग, इनका नाम याद रखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है नाम इनका, देख रहे हैं ना, एलेक्स जेफरीज। तो एलेक्स जेफरीज जो थे, इन्होंने ही खोज करी थी किसकी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की।
अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को और कितने नामों से जाना जाता है बताएं? डीएनए अंगुली छापन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग। समझ में आ रहा है ना? ये सारे नाम याद रखेंगे। डीएनए प्रोफाइलिंग हो गया, डीएनए सीक्वेंसिंग हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापन, ठीक है ना? ये सारे नाम याद रखेंगे हम लोग। और एक फुल फॉर्म याद रखना है हम लोगों को इसका। फुल फॉर्म किसका? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेन रिपीट, VNTR, VNTR, ठीक है। अब VNTR के बाद हम लोगों को इसके स्टेप्स याद रखने हैं, कैसे स्टेप्स जो है वो फॉलो किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो टोटल 6 स्टेप है। सबसे पहले तो डीएनए को निकालेंगे हम लोग, जो कोशिका प्राप्त हुई है क्राइम सीन से या जहाँ से भी जो कोशिका प्राप्त हुई है, उस कोशिका में से किसको निकालेंगे? डीएनए को। अब डीएनए को जो है ना काटेंगे हम लोग, छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। किसका उपयोग करके? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग करके डीएनए का पाचन करेंगे। पाचन मतलब क्या? छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, ठीक है। तो डीएनए को हम लोग छोटे छोटे खंडों में तोड़ेंगे। अब इन छोटे बड़े खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया द्वारा अलग करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया द्वारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में याद रखेंगे हम लोग किस जेल का प्रयोग किया जाता है? अगार जेल का उपयोग किया जाता है। और ये अगार जेल किससे प्राप्त होता है बताएं? समुद्री घास से। कौन सा समुद्री घास? हाँ, एगारोज। एगारोज कौन घास है जी? जेलिडियम। हाँ, जेलिडियम और क्या? ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, समझ में आया ना? जेलिडियम और क्या होगा? ग्रेसिलेरिया। अगार जेल का उपयोग और किस में होता है? खिलौना। एगार जेल का उपयोग किया जाता है आइसक्रीम बनाने में। समझ में आया? जीवाणुओं को पालने में, जीवाणुओं को पालने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? एगार जेल का। तो ये 2 और काम याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखें हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके और डीएनए के छोटे बड़े खंडों को अलग कर लेंगे। अब जो अलग किया हुआ डीएनए है ना, उसको रखेंगे हम लोग, किस पे रखेंगे? नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली पे या नाइलॉन की शीट पे। समझ में आया ना? और इस प्रक्रिया को साउथर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथर्न ब्लॉटिंग कहते हैं हम लोग, ठीक है ना? ये नाम याद रखेंगे। जो पृथकृत डीएनए खंड होते हैं उनको नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन की शीट पे रखा जाता है, उसको हम लोग साउथर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद चिन्हित VNTR का टीआर प्रोब का उपयोग करते हुए डीएनए का हम लोग क्या करवाएंगे? संकरण। संकरण माने हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जो डीएनए प्राप्त हुआ है उसका पहले हम लोग 1000-2000 कॉपी बना लेते हैं। किस लिए बनाते हैं? हाँ, ताकि अगर नष्ट हो जाए तो हमारे पास रेफरेंस बना रहे पहले से। नहीं तो पता चला कि क्राइम सीन से एक ही डीएनए प्राप्त हुआ और प्रयोग करते समय वो नष्ट हो गया, तब तो हम लोग अपराधी का पता नहीं लगा पाएंगे। इसलिए उसका संकरण करना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद देखें ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है ना। ऑटो रेडियोग्राफी यानी स्व-विकिरणी चित्रण द्वारा संकरित डीएनए खंडों का हम लोग क्या करेंगे? पता लगाएंगे, चेक करेंगे कि भाई किससे मैच कर रहा है, जितने क्राइम सीन से जो ऑब्टेन हुआ है और जितने क्रिमिनल्स हैं, ठीक है ना, जिन पे संदेह गया है। जैसे देखें हम लोग ये जो है हम लोगों को ग्राफ मान के चले मिल गया, ठीक है ना। ये ग्राफ किसके लिए है बताएं? डीएनए अंगुली छापन को समझाने के लिए है। सपोज दैट कि ये क्राइम सीन से प्राप्त डीएनए है, समझ में आया ना। क्राइम सीन से प्राप्त डीएनए है जिसमें ये लाल खंड एक दिख रहा है, एक और दिख गया, एक पीला खंड, एक पीला खंड, एक ब्लू खंड, एक ब्लू खंड, देख रहे हैं ना। ये चीज़ें मिल रही हैं। अब और 2 जो है 2 सस्पेक्ट हैं हमारे पास। सस्पेक्ट मतलब जिन पे शक है, ठीक है ना। ऐसे 2 जो है लोग पकड़े गए हैं जिन पे शक हुआ है। अब इनका भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे और पहले वाले से हम लोग मैच कराएंगे किससे ज़्यादा मैच कर रहा है। तो देखें यहाँ पे इस लेवल पे मैच कर गया, मैच कर गया ना। यहाँ पे देखें हम लोग, यहाँ भी लाल वाला था, यहाँ भी था, इस लेवल पे भी मैच कर गया और इस लेवल पे भी मैच कर गया, ठीक है। इस लेवल पे भी मैच किया, इस लेवल पे भी मैच किया, इस लेवल पे भी और इस लेवल पे भी। यहाँ पे ब्लू वाला है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा उधर से, यहाँ भी ब्लू वाला है, यहाँ भी ब्लू वाला है
और यहाँ भी ब्लू वाला है। तो अगर हम लोग क्राइम सीन से मिले डीएनए को बी वाले से मिलाते हैं तो बी वाले से कितना जगह मिला है? 1 2 3 4 5 6 जगह मिला है। और अगर ए वाले से मिलाते हैं तो ए वाले से मिला है कहाँ पे? एक जगह, अब फिर एक यहाँ पे, 2 जगह, 2 ही जगह मिला है। देख रहे हैं ना? तो 2 जगह मिलने से हम लोग इसको अपराधी घोषित नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? इसको अपराधी घोषित करेंगे। तो बी वाला अपराधी करार हुआ, इसको सज़ा प्राप्त होगी। समझ में आया ना? इसको सज़ा मिलेगी। तो ये हो गया हम लोगों का क्या चीज़? डीएनए अंगुली छापी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है। एक और चीज़ याद रखने वाली बात है यहाँ पे कि ये जो VNTR होते हैं इनका साइज़ कितना होता है? 0.1 से 20 किलो बेस, केबी। किलो बेस को हम लोग केबी से सूचित करते हैं और ये केबी किलो बाइट वाला नहीं है, ये भी याद रखेंगे। केबी का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा? किलो बेस होगा। कितना से कितना किलो बेस? किलो बेस होता है। ठीक है ना? ये भी चीज़ें याद रखेंगे हम लोग। समरूपी जुड़वा बच्चे हो गए, उनका डीएनए अगर पता लगाना है हम लोग किस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे बताएं? डीएनए अंगुली छापन का। उनका डीएनए अंगुली छापन एक ही जैसा मिलेगा। उनका जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है ना वो कैसा मिलेगा? एक जैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? किनका? असमरूपी जुड़वा बच्चों का डीएनए फिंगरप्रिंट अलग होगा, लेकिन ये पता चल जाएगा कि वो एक ही जनक की संतानें हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये था हम लोगों का चैप्टर नंबर 6।